सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल में हम बिहार की जो मेडिवल हिस्ट्री है वो स्टार्ट कर रहे हैं, उसका रिवीजन। और हम इस डिस्कशन में पूरा का पूरा सल्तनत पीरियड देखेंगे बिहार के नज़रिए से, जो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। और मुझे पता है आपको डर लग रहा होगा। पूरी की पूरी जो दशा और दिशाएं हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं, सब मिलकर कह रहे होंगे कि भाई तेरा नहीं होगा, तू रहने दे। बट रुकना नहीं है। देखिए, जब एक राहगीर सफ़र पे निकलता है तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और ऐसा लगता है कि सफ़र छोड़ देना बेहतर है, अगले साल नई शुरुआत कर लेंगे। लेकिन यकीन मानिए, हालात हर साल ऐसे ही होते हैं और इन्हीं हालातों में जो चलता रहे, चल नहीं पा रहे हैं तो रेंगिए, बस रेंगते रहिए, बट सफ़र मत छोड़िएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि किशोर कुमार की वो लाइन है कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो अगर आपको बहार के साए चाहिए, आपको बिहार में एसडीएम बनना है, तो आपको अभी बस चलते रहना है। ये कांटों के साए नहीं है, बस अपने फियर्स को, अपने सेंसेस को थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। बाकी आप बस रेंगते रहिए, आप पहुँच जाएँगे। ये मोमेंट है जहाँ पे सब कोई गिव अप करते हैं। बस आपको राहगीर की तरह जब निकले हैं तो बस चलते रहना है। मैं आपसे अब इस पॉइंट पे विदा लूँगी और कंटेंट आएगा आपके सामने और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अ 12वीं शताब्दी के लेट तक एंड जैसे 13th सेंचुरी की बिगनिंग हुई थी, उस समय पे इब्न बख्तियार खिलजी वाज एन असिस्टेंट ऑफ तुर्क के जनरल थे मलिक हसमुद्दीन का बख्तियार खिलजी असिस्टेंट था। एंड दिस बख्तियार खिलजी मेड ए सक्सेसफुल कैंपेन ईस्ट ऑफ द करमनाशा रिवर। सो बिहार में हमने जो देखा है कि साउथ गंगा की सबसे साउथ बिहार की सदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है करमनाशा रिवर। और यहाँ तक, यानी ये हमारा बिहार का कुछ वेस्टर्न पार्ट है। सो यहाँ तक 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी एक करमनाशा रिवर तक पहुँच गया था, राइट। अब इस बख्तियार खिलजी के कैंपेन के समय याद रखेंगे, जो बख्तियार खिलजी ने करमनाशा रिवर तक कैंपेन किया था, उस समय सेना डायनेस्टी के जो रूलर थे वो लक्ष्मण सेन थे। एंड पाला डायनेस्टी का जो रूलर था वो इंद्र इंद्रपद्य इंद्रपद्युम्न पाला था। ठीक है। जब बख्तियार खिलजी का कैंपेन हुआ था करमनाशा रिवर तक, उस समय सेना डायनेस्टी के जो रूलर थे, राजा थे, वो कौन थे? लक्ष्मण सेन। एंड पाला डायनेस्टी को कौन रूल कर रहा था? इंद्र प्रद्युम्न पाला, राइट। याद रखेंगे कि बिहार में जो टर्किश पावर का एस्टेब्लिशमेंट है, इसका रियल क्रेडिट किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में टर्किश पावर के एस्टेब्लिशमेंट का रियल क्रेडिट किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को जाता है। इसलिए हमने डिस्कशन बख्तियार खिलजी से ही स्टार्ट किया, राइट। याद करेंगे कि तुर्की का बिहार में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विक्ट्री है, वो विक्ट्री था बख्तियार खलजी का ओदंतपुरी में। और ये विक्ट्री उसने 1198 रेडी में 1198 रेडी में बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी, यानी आज के बिहार शरीफ में विक्ट्री अचीव की थी। एंड दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विक्ट्री ऑफ तुर्क्स इन बिहार, राइट। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट कि बिहार में तुर्किश पावर के एस्टेब्लिशमेंट का रियल क्रेडिट किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को जाता है, राइट। याद रखेंगे कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया और साथ ही साथ उसने सिटी ऑफ बख्तियारपुर, जो पटना के पास है, उसको स्टैब्लिश किया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियारपुर की जो सिटी है, बख्तियारपुर सिटी, इसको स्टैब्लिश किया, राइट। नदिया एक बंगाल में जगह है, वहाँ पे। बंगाल की नदिया में बख्तियार खिलजी ने 1203 से 1204 एडी के अराउंड इन्वेड किया। और जो ये नदिया किसकी कैपिटल थी? लक्ष्मण सेन की कैपिटल थी। सेना डायनेस्टी के रूलर थे। सो इनको डिफीट करके बख्तियार खिलजी ने कैपिटल एस्टेब्लिश किया लखनौती पे। ठीक है। सो बख्तियार खिलजी का कैपिटल कहाँ था? लखनौती पे। 1203 से 1204 के बीच में बख्तियार खिलजी ने नदिया, एक बंगाल में जगह, उसको इन्वेड किया। ये नदिया किसका कैपिटल था? लक्ष्मण सेन का कैपिटल था, सेना डायनेस्टी के।
लक्ष्मण सेना डायनेस्टी को डिफीट करने के बाद बख्तियार खिलजी ने अपनी कैपिटल लखनौती में इस्टेब्लिश की थी, राइट। अब बख्तियार खिलजी जो है ओल्ड हो चुका है, बीमार हो चुका है, और इस बीमारी के दरमियान एक बख्तियार खिलजी का ऑफिसर था जिसका नाम था अली मर्दान, याद रखेंगे आप। बख्तियार खिलजी का एक ऑफिसर है अली मर्दान। बख्तियार खिलजी अब बीमार हो चुके हैं, तो अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी को उनकी बीमारी की स्थिति में मार दिया, और साथ ही साथ मारने के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसको ब्यूरी किया गया। इमादपुर बिहार शरीफ के अराउंड एक लोकालिटी है, तो याद रखेंगे बिहार शरीफ की लोकालिटी है इमादपुर, वहाँ पे बख्तियार खिलजी को ब्यूरी किया गया है। और बख्तियार खिलजी को मारने वाला कौन है? अली मर्दान, खुद उसका ऑफिसर, क्योंकि जब बख्तियार खिलजी बीमार था उसके ऑफिसर ने, अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी को मार दिया, और उसकी बॉडी कहाँ ब्यूरी की थी? इमादपुर, सिटी ऑफ बिहार शरीफ, राइट। एंड याद रखेंगे कि बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें खिलजी डायनेस्टी में हमारे पास इतना ही है जो बिहार से इम्पोर्टेंट है, और खिलजी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? बख्तियार खिलजी का है, राइट। अब आइए स्लेव डायनेस्टी में चलते हैं, इसके बाद खिलजी के बाद स्लेव डायनेस्टी में चलते हैं। आप सबसे पहली बात याद रखेंगे कि मोहम्मद गोरी ने पहला अक्ता ग्रांट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ सवाल है। याद रखेंगे मोहम्मद गोरी ने अक्ता ग्रांट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में। अब आते हैं इल्तुतमिश पे। माफ करिएगा, इल्तुतमिश का बेटा हुआ, उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। और इस नसीरुद्दीन महमूद के बारे में आपके पूछे हुए सवाल हैं, आप जाके देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इल्तुतमिश का बेटा है नसीरुद्दीन महमूद। अब इस नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार एंड लखनौती को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में ऑर्गेनाइज किया, एंड अवध, बिहार और लखनौती के ऊपर रूल किया 1227 से लेकर 1229 तक, 27 से 29 तक। क्लियर है ये? नसीरुद्दीन महमूद कौन है? इल्तुतमिश का लड़का है। इल्तुतमिश का बेटा जो है अवध, बिहार और लखनौती को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में ऑर्गेनाइज करता है, और इस रीजन पे ये जो सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है इस पे रूल करता है 2 साल, 27 से लेकर 29 तक। आइए याद रखेंगे इल्तुतमिश फर्स्ट सुल्तान था जिसने बिहार को दिल्ली के सल्तनत के अंदर लाया। इल्तुतमिश फर्स्ट सुल्तान था जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंदर लाया, याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने मलिक जनियास, आई थिंक ये कुछ मिस स्पेल्ड, मे बी ये मिस स्पेल्ड है, मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, बट मलिक तो है। इल्तुतमिश ने मलिक जनियास को पहला गवर्नर अपॉइंट किया था बिहार का। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सुल्तान था जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंदर लाया। तो इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान हु ब्रिंग बिहार अंदर दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में बिहार को लाने के बाद इल्तुतमिश ने मलिक जनियास को पहला गवर्नर अपॉइंट किया। मलिक जनियास के बाद में इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक और साथ ही साथ तुगन खान, ये भी बिहार के गवर्नर रहे, बट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? मलिक जनियास। एंड हु अपॉइंटेड मलिक जनियास? इल्तुतमिश। हु वाज इल्तुतमिश? यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंदर लाया, राइट। अब इल्तुतमिश के बाद बालबन का समय आ गया। अब बालबन के समय में एक ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि बालबन के समय में जो गया का रीजन है वो दिल्ली के कंट्रोल में था, यानी दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में था। और ये कहाँ पे डिस्क्राइब मिलता है? गया प्रशस्ति ऑफ किंग वनराज। किंग वनराज गया के राजा थे, और उन्हीं का ये गया प्रशस्ति ऑफ किंग वनराज। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है कि बालबन के समय में गया जो था वो किसके अंदर था? दिल्ली सल्तनत के अंदर था। याद रखेंगे आप, बालबन के ड्यूरिंग द रीन ऑफ बालबन, यानी बालबन के समय में गया जो है वो किसके अंदर था? दिल्ली के अंदर था। और ये कहाँ पे लिखा गया है? गया प्रशस्ति ऑफ किंग वनराज। क्लियर है ये?
अगेन याद रखेंगे, एक और इम्पोर्टेंट है बालबन के समय का। हमने देखा था कि लखनौती का मेंशन एक बार और आया था कि नसीरुद्दीन महमूद ने अवध बिहार और लखनौती को सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया था, 2 साल रूल किया था। फिर से लखनौती का एक जिक्र होता है कि बालबन के समय ही तुगरिल खान था, उसने वो लखनौती का रूलर था, उसने पहले तो बालबन के सामने सबमिट किया, यानी बालबन की सुपेरियोरिटी सुजरेनिटी एक्सेप्ट की, लेकिन बालबन के अगेंस्ट बाद में रिबेल कर दिया था 7980 में। सो तुगरिल खान ये लखनौती का रूलर है। फिर से बोलती हूँ अगेन, तुगरिल खान ये लखनौती का रूलर है। ये पहले तो बालबन की सुजरेनिटी यानी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करता है, लेकिन बाद में बालबन के अगेंस्ट रिबेल कर देता है 7980 में, 127980 याद रखेंगे। आइए अब हम स्लेब के बाद खिलजी डायनेस्टी चलते हैं, और खिलजी डायनेस्टी हमारे बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहले याद रखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी ये 1290 में दिल्ली का सुल्तान बनता है, और इसी के साथ ही खिलजी डायनेस्टी का जो शासन है वो शुरू हो जाता है। सो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है 1290 में, और इसी के साथ ही खिलजी डायनेस्टी शुरुआत हो जाता है, राइट। अब 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था, लेकिन वहां के राजा शुक्र सिंह ने इसकी आर्मी को डिफीट कर दी थी। याद रखेंगे, 1297 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था, लेकिन वहां के राजा शुक्र सिंह ने शेख मोहम्मद इस्माइल यानी अलाउद्दीन की आर्मी थी उसको डिफीट कर दी थी। अगेन अलाउद्दीन का जो फेमस जनरल था जफर खान, वो मंगोल से फाइट करते करते मारा गया था, आप याद रखेंगे। तो ये भी वो पूछा जाता है कि किस किस के समय अलाउद्दीन मंगोल्स का इन्वेजन हुआ था इंडिया पे। सो याद रखेंगे कि अलाउद्दीन के टाइम में भी मंगोल्स का इन्वेजन हुआ था, और अलाउद्दीन के का जनरल था जफर खान, वो मारा गया था मंगोल्स के अगेंस्ट फाइट करते हुए, राइट। अब अलाउद्दीन के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें देख लेते हैं। खालसा लैंड अलाउद्दीन के समय में बड़े स्केल पे डेवलप हुआ था, क्लियर है। अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा लैंड बड़े स्केल पे डेवलप हुआ था, तो पहला याद रखेंगे खालसा लैंड। दूसरा याद रखेंगे जवाबित, JABAVIT, जवाबित क्या था, ये स्टेट लॉ था, ये क्या था, कानून था, और किसके समय का, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम था। और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को अपॉइंट किया था कि जाओ साउथ को कन्क्वर करके आओ। सो मलिक कफूर का भी रोल आप याद रखेंगे। पद्मावत आपने देखा होगा, वहां पे जो भी कफूर का रोल है, उसके अलावा याद रखेंगे कि मलिक कफूर को अपॉइंट किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पर्पस क्या था, साउथ को कन्क्वर करना। एंड कुछ कॉइन्स हैं खिलजी डायनेस्टी के जो कि रिसीव किए गए बिहार का जो भोजपुर का रीजन है, शाहपुर भी उसको बोलते हैं। सो बिहार के भोजपुर का जो रीजन है, वहां से खिलजी डायनेस्टी के कुछ कॉइन्स को रिकवर किया गया है, ये आप याद रखेंगे। भोजपुर का जो रीजन है, वहां से खिलजी डायनेस्टी के कॉइन्स को रिसीव किया गया है। जवाबित क्या है, स्टेट लॉ है, किसके दौरान, अलाउद्दीन खिलजी के दौरान, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही खालसा लैंड को लार्ज स्केल पे डेवलप किया गया था। एंड अलाउद्दीन खिलजी का ही एक फेमस जनरल था जफर खान, जो कि मंगोल्स के अगेंस्ट फाइट करते करते मारा गया था। आइए तुगलक डायनेस्टी चलते हैं। तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक का जिक्र हमें बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है हमारे बिहार के लिए। तो याद रखेंगे कि तुगलक डायनेस्टी में तुगलक डायनेस्टी बिहार शरीफ आज का जो नालंदा है, वो बिहार का कैपिटल था तुगलक पीरियड के दौरान। याद रखेंगे, तुगलक पीरियड के दौरान बिहार का कैपिटल क्या था, बिहार शरीफ यानी आज का नालंदा था, तुगलक डायनेस्टी के दौरान। याद रखेंगे कि घियासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह को डिफीट किया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। दो बातें हैं, मिथिला का रूलर, ये जो हरि सिंह थे, ये मिथिला के रूलर थे। सो घियासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के रूलर हरि सिंह को डिफीट किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मर्ज किया था, याद रखेंगे, राइट।
और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मर्ज किया था, सो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही दरभंगा में जामा मस्जिद बना था, ये याद रखेंगे। क्लियर है ये? मोहम्मद बिन तुगलक का जिक्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल, जो उस समय दिल्ली थी, दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया। अब ये देवगिरी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सो मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया। अब इस देवगिरी का फिर नाम उसने बदला दौलताबाद। देवगिरी का नाम क्या बदला? दौलताबाद। और देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर तुगलक को जमा नहीं तो उसने अपनी कैपिटल फिर से रिशिफ्ट की दिल्ली। पहले दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नाम जमा नहीं तो उसने दौलताबाद नाम रखा। जगह जमा नहीं तो उसने वापस इसको अपनी कैपिटल को रीलोकेट किया दिल्ली, इसीलिए उसको क्रेजी एंड मैड एम्परर भी कहते हैं। क्लियर है ये? मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदल करके तुगलकपुर भी रख दिया था। दरभंगा में ही जामा मस्जिद बिल्ड हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जगहों का नाम बदलने में मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा प्रसिद्ध था, तो उसने जैसे देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था, वैसे दरभंगा का नाम तुगलकपुर रख दिया था। क्लियर है ये? अब बिहार के कंटेक्स्ट में मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा फिरोज शाह तुगलक का भी जिक्र देखने को मिलता है। सो 14th सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक ने तिरहुत पे कब्जा किया और उसके बाद एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की, जिसको वैनवर डायनेस्टी या फिर अनहिलवाद डायनेस्टी भी कहते हैं। याद रखेंगे आप, 14th सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक ने तिरहुत पर कब्जा करके एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की, जिसको वैनवर डायनेस्टी या फिर अनहिलवाद डायनेस्टी भी कहते हैं। इसके बाद अगर फिरोज एक्सक्यूज मी इसके बाद अगर फिरोज शाह तुगलक के कुछ काम की बात कर ले, ये आपका पूछा हुआ सवाल है कि दर उल शफा क्या है। सो दर उल शफा बेसिकली एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो एस्टेब्लिश किया था फिरोज तुगलक ने। शाह यहाँ पे मिसिंग है एडिटिंग पर्पस के लिए और कुछ नहीं। फिरोज शाह तुगलक एक ही है। दर उल शफा क्या है? दर उल शफा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, किसने एस्टेब्लिश किया था? फिरोज तुगलक ने। चैरिटेबल हॉस्पिटल के अलावा भी फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे और नोबल काम किए थे। उसमें से याद रखिएगा कि उसने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस खोली थी जगह जगह, और कोशिश की थी कि जितने ज़्यादा लोगों को, एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, मैक्सिमम लोगों को उनकी क्वालिटी एंड एबिलिटी को देखकर उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए। सो दरुल सफा याद रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस याद रखेंगे, तिरहुत पे कब्जा करके वैनवर डायनेस्टी, अनहिलवाद डायनेस्टी, फिरोज तुगलक याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम तुगलकपुर रख दिया था। कैपिटल दिल्ली टू देवगिरी और देवगिरी को दौलताबाद, और जगह नहीं नाम नहीं मोहम्मद बिन तुगलक पहले दिल्ली से देवगिरी, पहले नाम नहीं सूझा, नाम नहीं समझ में आया तो उसने दौलताबाद कर दिया। अब जगह नहीं सूझी तो वापस दिल्ली। याद रखेंगे आप। एक और चीज मैं आपको ये जवाबित आपका पूछा हुआ सवाल है, खालसा लैंड आपका पूछा हुआ सवाल है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे जो फैक्ट्स डिस्कस हो रहे हैं, दरुल शफा, ये पूछा हुआ सवाल है, वो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। अगेन मोहम्मद बिन फिरोज तुगलक को हम कंटिन्यू करेंगे। दरुल शफा देख लिया हमने, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस देख लिए। इसके बाद दीवानी बंदागन, ये भी फिरोज शाह तुगलक का ही कैरेक्टरिस्टिक है। आप देखेंगे, याद रखेंगे कि फिरोज तुगलक के कोर्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स प्रेजेंट थे। याद रखिएगा, फिरोज तुगलक के कोर्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स थे, और स्लेव्स का देखभाल करने के लिए, स्लेव्स के टेक केयर करने के लिए फिरोज तुगलक ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान ई बंदागन। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है। दीवानी बंदागन क्या है? फिरोज तुगलक का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ये क्यों बनाया गया था? स्लेव्स का टेक केयर करने के लिए। और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स किसके कोर्ट में थे? फिरोज तुगलक के कोर्ट में थे। याद रखेंगे आप कि इस दौरान ये जो तुर्क का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है फिरोज तुगलक के दौरान, उस समय बिहार शरीफ जो था वो मेन सेंटर था बुद्धिज्म का, और
और उदंतपुरी का महाविहार यहीं पे लोकेटेड था। और यहाँ रखेंगे कि बिहार शरीफ के अराउंड ही जो उदंतपुरी का महाविहार है, इसके अलावा बहुत सारे बुद्धिस्ट विहार यहाँ पे लोकेटेड थे, जिसकी वजह से तुर्क्स ने इस सिटी को विहार नाम दिया। और लेटर ये विहार जो है वो बिहार बन गया, यानी वी जो है ये रिप्लेस हो गया बी से। क्लियर है ये? सो बिहार शरीफ के ये तुर्क यानी फिरोज तुगलक के रीन यानी तुर्क के रीन के पीरियड के दौरान बिहार शरीफ और उसके अराउंड के सिटी उदंतपुरी इधर ही लोकेटेड था, और इसके बहुत सारे बुद्धिस्ट विहार यहाँ पर लोकेटेड थे। इसलिए तुर्क ने इस रीजियन का पूरा नाम बिहार दे दिया, और बाद में इसी विहार के नाम पे हमारे स्टेट का नाम बिहार पड़ा। ठीक है? सो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री हमेशा खराब नहीं होती, हिस्ट्री अच्छी या बुरी नहीं होती, हिस्ट्री सिर्फ सीख लेने की चीज होती है। और हिस्ट्री को इरोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं आज जो हैं हमारी जड़ें जो हैं वो हमारे पास्ट से आती है। हम बिहार कैसे बने? ये हम बिहार से बने, राइट? और तुर्क से पहले भी हजारों साल से ये बिहार था। इस रीजन में काफी बिहार थे, बट किसी ने नहीं सोचा कि इस रीजन को बिहार नाम ही दे दे बिहार का। बट क्योंकि तुर्कों ने हमें बिहार का नाम दिया, तो हम लेटर ऑन इसमें हमने बिहार बना दिया। क्लियर है ये? याद रखेंगे कि तुर्कों के यानी फिरोज शाह तुगलक और स्पेशली तुगलक डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है वो मिनहाज उस सिराज की कंपोजिशन है तबाकत नासिरी, उसमें मिलता है। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है कि तबाकत नासिरी किसका क्रिएशन है? मिनहाज उस सिराज का। और इसमें किसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल मिलता है? तो फिरोज तुगलक का डिटेल मिलता है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं पटना और गया के रीजन में। फिरोज शाह तुगलक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं पटना और गया के रीजन में। और ये भी याद रखेंगे फिरोज तुगलक काफी लिबरल था, क्योंकि बहुत सारे जैन टेम्पल राजगीर के अराउंड बहुत सारे कुछ जैन टेम्पल में के इंस्क्रिप्शंस में इसका मेंशन है कि फिरोज शाह तुगलक ने डोनेशंस दिए थे जैन टेम्पल्स को। फिर से कहती हूँ, राजगीर के अराउंड के जो जैन टेम्पल्स हैं उनके इंस्क्रिप्शंस में पाया गया है कि वहां पे मेंशन है कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे डोनेशंस दिए थे जैन टेम्पल्स को। याद रखेंगे। इसके अलावा तुगलक रूल, बिहार में तुगलक रूल की अगर हिस्ट्री जाननी है तो बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे कि मालफुजात एंड पहला है, जस्ट अ मिनट, पहला है मालफुजात एंड दूसरा है मानाकिबुल असफिया। माल, फिर से रिपीट कर रही हूँ, मालफुजात और दूसरा है मानाकिबुल असफिया। ये सूफी सेंट हजरत सफरुद्दीन याह्या मनेरी की राइटिंग है, मनाकिबुल असफिया एंड मालफुजात। इसमें से आप तुगलक बिहार की में जो तुगलक रूल की हिस्ट्री है वहां से देख सकते हैं। सो मालफुजात, मानाकिबुल असफिया, ये किसकी सेइंग है? सूफी सेंट हजरत सरफुद्दीन याह्या मनेरी की है, याद रखेंगे। ऑल्सो ये आप जब मालफुजात और जस्ट अ मिनट, मालफुजात और मानाकिबुल असफिया आप अगर को देखें तो वहाँ पे मेंशन है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो सूफी संत है शेख अहमद चिरमपोश, इनसे मिला था। सॉरी, सिराते फिरोज शाही, सिराते फिरोज शाही एक क्रिएशन है। यहाँ पे लिखा गया है कि फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही फेमस सूफी संत है। शेख अहमद चिरमपोश ये बिहार में आए थे और उनसे फिरोज शाह तुगलक मिला था। ठीक है? सिराते फिरोज शाही में मेंशन है कि फिरोज शाह तुगलक ने शेख अहमद चिरमपोश से मुलाकात की थी। प्लीज याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि तुगलक पीरियड में बिहार शरीफ कैपिटल था। बस इतना ही याद है। सिराते फिरोज शाही में मेंशन है कि फिरोज शाह तुगलक शेख अहमद चिरमपोश से मिला था। मालफुजात एंड मानाकिबुल असफिया हजरत सैफुद्दीन याह्या मनेरी का कंस्ट्रक्शन है। अब लोधी डायनेस्टी में चलते हैं। लोधी डायनेस्टी के साथ अफगान रूल स्टार्ट हो जाता है। सो पहला अफगान रूलर, इंडिया का पहला अफगान रूलर कौन था? बहलोल लोधी। ये आप याद रखेंगे। इंडिया का पहला अफगान रूलर बहलोल लोधी था।
सिकंदर लोदी के बिहार इंस्क्रिप्शन से ये देखने को मिलता है कि जौनपुर के रूलर थे हुसैन शाह सारकी, राइट। जौनपुर के रूलर थे हुसैन शाह सारकी। उनको डिफीट करने के बाद सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। हम नुहानी डायनेस्टी पढ़ते हैं, उसका यहीं से ऑफशूट मिलता है। फिर से मैं बता दूं, इंडिया का पहला अफगान रूलर बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी के बिहार इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि 1995-96 में जौनपुर के रूलर हुसैन शाह सारकी को डिफीट करने के बाद सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। किसको बनाया था बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर? दरिया खान नुहानी को। किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। किसको डिफीट करने के बाद? हुसैन शाह सारकी को। हुसैन शाह सारकी कहाँ का रूलर था? जौनपुर का था। ये कहाँ से पता चलता है? बिहार इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। अगेन याद रखेंगे कि जो बिहार में नुहानी अफगान का पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था लोदी पीरियड के दौरान। लोदी रूलर्स की पीरियड के दौरान बिहार में नुहानी अफगान का पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, राइट। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 एडी में, एंड इसके बाद बहार खान, नाम याद रखिएगा, बहार खान ने एक नाम अपने आप को एक टाइटल देता है, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में होती है, उसके बाद बहार खान अपने आप को एक टाइटल देता है सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, और एक इंडिपेंडेंट पावर बिहार में एस्टेब्लिश करता है। क्लियर है ये? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के बाद बहर खान अपने आप को एक टाइटल देता है सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, और बिहार में इंडिपेंडेंट पावर एस्टेब्लिश करता है। अब ये सुल्तान मोहम्मद, अब यही जो सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी है, इसी का जिक्र कर रहे हैं। ये सुल्तान मोहम्मद जो है ये इब्राहिम लोदी की आर्मी को डिफीट करता है। किसमें? बैटल ऑफ कनकपुरा में। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, बैटल ऑफ कनकपुरा किससे रिलेटेड है? तो ये सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी जो बिहार में एक इंडिपेंडेंट पावर एस्टैब्लिश करता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद, जो कि 1526 में हुई थी। इस सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की आर्मी को डिफीट किया बैटल ऑफ कनकपुरा में। प्लीज याद रखिएगा। अब सुल्तान मोहम्मद जो है ये 1528 एडी में मर जाता है, और इस सुल्तान में मोहम्मद का जो माइनर बेटा है, यानी माइनर सन आप समझ रहे हैं, इसका नाम है जलालुद्दीन, जिसको प्यार से जलाल खान भी कहते हैं। इसको रूलर अपॉइंट किया गया। क्लियर है? फिर से बताते हैं, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी 1528 में मर जाता है, और इसके बाद इसका जो माइनर बेटा है उसका नाम है जलालुद्दीन, और जिसका नाम इसको आलियाज यानी दूसरा नाम जलाल खान के नाम से भी जानते हैं। इसको रूलर अपॉइंट किया जाता है नुहानी डायनेस्टी का। और फरीद खान जिसको शेर खान के नाम से भी जाना जाता है, इसको इस जलालुद्दीन आलियाज जलाल खान का गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है? हम शेर शाह सूरी की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। फिर से कह देती हूँ, फिर से सुल्तान मोहम्मद जो है, जो बैटल ऑफ कनकपुरा के लिए फेमस है, इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है। सुल्तान मोहम्मद 1528 ईडी में मरता है, और उसका जो माइनर बेटा है जलालुद्दीन, सुल्तान मोहम्मद 1528 में इसका डेथ होता है, और इसका माइनर सन है जलालुद्दीन, जिसको जलाल खान भी कहते हैं। अब सुल्तान मोहम्मद के बेटे को रूलर अपॉइंट करते हैं, और फरीद खान जिसको शेर खान भी कहते हैं, इसको अपॉइंट किया जाता है एज अ गार्डियन, राइट। याद रखेंगे कि इसी गार्डियनशिप के दौरान बंगाल का रूलर था नुसरत शाह। इसी शेर खान के इसी गार्डियनशिप के दौरान बंगाल का रूलर था नुसरत शाह। इसने बिहार पे इन्वेड किया था, बट शेर खान ने इस इन्वेडन को फॉइल कर दिया, यानी नुसरत शाह को भागना पड़ा, बिहार सेफ रहा शेर खान के रेन में। आइए अब हम इसके बाद के क्लास में अफगान रूल देखेंगे, शेर शाह सूरी को देखेंगे, और सूफी सेंस को देखेंगे। लेकिन मेडिवल बिहार के मेजर रिकॉर्ड्स को एक बार हम देख लेते हैं कि अगर कुछ आए, सुना होगा तो याद रहेगा।
सबसे पहला बोध गया इंस्क्रिप्शन और बुद्धा सेन, यहाँ से हमें बिहार के मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। बिहार शरीफ का स्टोन इंस्क्रिप्शन, यहाँ से भी पता चलता है। संग्राम गुप्ता का संग्राम गुप्ता का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, यहाँ से भी बिहार के मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। मुहम्मद बिन तुगलक का बेनीवन इंस्क्रिप्शन, ये आपका पूछा हुआ सवाल है। बेनीवन इंस्क्रिप्शन किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का है, इससे भी पता चलता है। फिरोज शाह तुगलक के राजकीय इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। खड़गपुर के राजा के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। शेर शाह का इंस्क्रिप्शन है भभुआ में, ये इंपॉर्टेंट है। शेर शाह का इंस्क्रिप्शन है भभुआ में, और इससे भी पता चलता है बिहार के मेडिवल हिस्ट्री का। एंड लास्ट, खैरवार के चीफ थे प्रताप धवल, इनके भी 3 रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ से भी पता चलता है। शेर शाह का इंस्क्रिप्शन भभुआ में, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीवन इंस्क्रिप्शन है, फिरोज शाह तुगलक का राजगृह इंस्क्रिप्शन है। इतना तो याद रखी लीजिएगा। बाकी ये 8 सोर्सेस है जहाँ से बिहार के मेडिवल रिकॉर्ड का पता चलता है। क्लियर है? मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।